Good morning. Shall we start? Question number 10 completed, right? Come to question number 13. Eleven 12 you have completed. Is it correct? 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ. Let's start with it. शुरू करें. X who was closing his books on 31st March 2020 failed to take actual stock, which he did only on 9th April 2020 when it was ascertained by him to be worth rupees 2,50,000. तो दोस्तों 31 मार्च 2020 को स्टॉक टेकिंग करना था, बट ही हैज फेल्ड इन इट एंड ही हैज टेकन द एक्चुअल स्टॉक ऑन 9th अप्रैल 2020. तो काउंटिंग कब किया इसने? 9 अप्रैल 2020 को, यानी 31 मार्च के बाद किया. ओके. एंड स्टॉक की वर्थ कितनी है? 2,50,000. ऑब्वियसली ये 2,50,000 क्या होना चाहिए? कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जनरली हम कॉस्ट पे एक्सप्रेस करते हैं. इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड्स इन रिटर्न बुक as and when goods are received back. It was found that sales are entered in the sales book, यानी अकाउंटिंग में एंट्री कब करते हैं हम लोग? सेल्स बुक में एंट्री कब करते हैं? ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच. जिस वक्त हम गुड्स डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच यानी गुड्स हमारे गोडाउन से बाहर जब जाते हैं तब बुक्स में एंट्री पड़ती है हमारे. एज वेल एज रिटर्न इनवर्ड जो होते हैं उसकी एंट्री कब पड़ती है? जब गुड्स वापस रिसीव्ड बैक हो जाते हैं तब. ओके. परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड. परचेस की एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब डालते हैं? जब इनवॉइस रिसीव हो जाता है तब. आर यू गेटिंग दिस? तो दोस्तों इनवॉइस कब रिसीव होता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इनवॉइस की कॉपी रिसीव होती है. गुड्स अपने आते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट में. तो जरूरी नहीं है कि गुड्स अंदर आए स्टोर्स डिपार्टमेंट में तो परचेस की एंट्री करी है. ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स पहले आ जाए और इनवॉइस 5 दिन के बाद आ जाए. आर यू गेटिंग दिस? तो सिंपल सी बात है. सेल की एंट्री हम कब करते हैं बुक्स में? जब गोडाउन से गुड्स बाहर निकल जाते हैं तब. सेल्स रिटर्न की एंट्री कब करते हैं? जब गोडाउन में गुड्स अंदर आते हैं तब. परचेस की एंट्री कब करते हैं? जब इनवॉइस हाथ में पड़ता है तब. यानी गुड्स रिसीव करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है परचेस की एंट्री मारते समय. अगर इनवॉइस पहले आया गुड्स के पहले तो हम परचेस रिकॉर्ड कर लेंगे. इनवॉइस बाद में आया तो भी परचेस उस वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा. डू यू गेट इट? चलो आगे बढ़ू. परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड. मतलब ये जनरल इंफॉर्मेशन दी है. It was found that sales between 31st March 2020 and 9th April 2020 as per the sales day book are rupees 17,200. It was found that sales between 31st March 2020 and 9th April 2020 as per sales day book are rupees 17,200.
तो दोस्तों सेल्स की टोटल कितनी है? 17,200। कौन से पीरियड में सेल्स हुआ ये? 31 मार्च 2020 से 9 अप्रैल 2020 के बीच में। मतलब जिस दिन आपने स्टॉक काउंटिंग किया तब ये गुड्स आपके पास थे क्या? जिस दिन आपने स्टॉक काउंटिंग किया तब ये गुड्स आपके पास थे क्या? नहीं ना। सेल्स किया मतलब ये गुड्स हमारे गोडाउन से बाहर निकल गए। इज इट राइट और नॉट? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये गुड्स हमें क्या करने पड़ेंगे? 31 मार्च को है ऐसा मानना पड़ेगा। ये गुड्स हमें हमारे स्टॉक में ऐड करके लेने पड़ेंगे, बट ऐड करते समय इसका कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। इज इट राइट? आगे बढ़ता हूं। परचेसेस बिटवीन 31 मार्च 2020 टू 9 अप्रैल 2020। परचेसेस बिटवीन 31 मार्च 2020 to 9th April 2020 as per purchase day book are 1200 rupees. Purchases between this period 31st March 20 to 9th April 20 as per purchase day book are 1200. Out of these goods amounting to rupees 500 were not received until after the stock was taken. तो दोस्तों परचेसेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अनुसार 1200 रुपए के हैं, लेकिन इसमें से 500 रुपए के गुड्स हमारे गोडाउन में आए ही नहीं है। इसमें से 500 रुपए के गुड्स हमारे गोडाउन में आए ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? फिर रिकॉर्डिंग कैसे हुआ? तो हमारा रिकॉर्डिंग का तरीका कैसा है? हम इनवॉइसेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। मतलब इनवॉइस पहले आया इस 500 रुपए के गुड्स का, गुड्स बाद में आए, तो ये 500 रुपए हमारे इस 2,50,000 में होंगे क्या? क्योंकि 9 तारीख तक ये गोडाउन में आए ही नहीं है 500 रुपए के गुड्स, तो ये 500 रुपए के गुड्स ऊपर 2,50,000 में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है मुझे, इसका कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे ये परचेस 1200 रुपए का जो है वो कौन से पीरियड का है? 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच का है। मतलब ये गुड्स एनी हाउ 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक में नहीं थे, और अभी भी हमारे 2.5 लाख रुपए के गुड्स में इसमें से 500 रुपए का स्टॉक नहीं है। तो 500 रुपए को इग्नोर ही कर दो, बची बात कितने रुपए की? 700 रुपए की। अब बोलो 700 रुपए का स्टॉक इस 2.5 लाख में इंक्लूडेड है क्या? ये 700 रुपए के गुड्स जो है वो खरीदे कब है? 1 अप्रैल 2020 से 9 अप्रैल 2020 के बीच में, और ये हमारे फिजिकल स्टॉक काउंटिंग में भी गोडाउन में थे। तो इस 2.5 लाख में ये 700 रुपए के गुड्स है, लेकिन ये खरीदे हुए है। खरीदे कब है? आफ्टर 31 मार्च। दैट्स व्हाई वी शुड एक्सक्लूड 700 रुपीज फ्रॉम दिस 2,50,000। डू यू ऑल गेट दिस? चलो आगे बढ़ता हूं। गुड्स इनवॉइस्ड during the month of March 2020. Goods invoiced during the month of March 2020, but goods received only on 4th April 2020 amounted to rupees 1,000. Amounted to rupees 1,000. What is this, my friends? Goods invoiced during the month of March 2020. मार्च 2020 में गुड्स इनवॉइस किए गए हैं। इनवॉइस किए गए मतलब बिल किया गया है, ठीक है। बट द गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल 2020। तो 4th अप्रैल को ये गुड्स आपको रिसीव्ड हुए हैं। अमाउंटेड टू रुपीज 1,000। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,000। व्हाट इज दिस एक्चुअली? इज इट अ परचेस? इज इट अ सेल? सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न? परचेस। रिसीव्ड हुआ है मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो सेल्स रिटर्न है, मतलब हमने पहले सेल किया था, गुड्स रिसीव्ड है ना, हमारे पास आए हैं। हमारे पास गुड्स दो ही कैटेगरीज में आ सकते हैं। कौन सी दो कैटेगरीज है? परचेस नहीं तो सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न में हम लोग इनवॉइस बनाते हैं और भेजते हैं, बराबर है ना। इनवॉइस करना मतलब भेजना। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020, यानी उसका बिल कब भी बना था, मार्च 2020 में। तो अकाउंटिंग आपने टेक्निकली कब किया होगा, मार्च 2020 में। परचेसेस दिखाए होंगे आपने ये, बट ये गुड्स मिले कब आपको, 4 अप्रैल को मिले। पहला सवाल, क्या 2.5 लाख के स्टॉक में ये गुड्स है, यस, बराबर है ना। पहला सवाल, क्या 2.5 लाख रुपए के स्टॉक में ये गुड्स है, यस, बिकॉज ये 4 अप्रैल को जब गोडाउन में आए और उसके बाद मैंने 9 अप्रैल को जब काउंटिंग किया तब ये गुड्स प्रेजेंट थे वहां पे, यानी 2.5 लाख में ये है। अब दूसरा सवाल, 31 मार्च को ये स्टॉक था क्या हमारा, परचेस की एंट्री 31 के पहले डाली आपने, तो 31 मार्च को इसको स्टॉक दिखाना है क्या। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है आपके सिलेबस में, पढ़ाया, अभी तक नहीं पढ़ाया, ओके। परचेस सेल की एंट्री बाय द वे रिकॉर्ड कब करनी है, दैट इज अ कॉमन पॉइंट जहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि ये होता है अक्सर, बिल आपको मार्च 2020 में आया, यानी मान लो 31 मार्च को आपको बिल की कॉपी मिल गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट से भेजे और बिल कुरियर से भेजा, बिल तो आपके पास पहुंच गया, लेकिन ट्रक किसी कारणवश आपके पास 31 मार्च के पहले नहीं पहुंचा, गुड्स आपके पास पहले नहीं पहुंचे, गुड्स 4 अप्रैल को पहुंचे, हो सकता है कि नहीं हो सकता। और आपका सिस्टम क्या है, जैसे ही इनवॉइस मिला आप लोग एंट्री डाल देते हो अकाउंट्स में, तो अपने परचेस रिकॉर्ड किया 31 मार्च के पहले। अब अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेसेस दिखाया है, इसका मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक दिखाना जरूरी है, स्टॉक दिखाना जरूरी है, क्योंकि परचेस आया लेकिन ये गुड्स मैंने उस पीरियड में बेचे ही नहीं है, तो वो परचेस वहां पे नहीं रहना चाहिए। बट आप इसको स्टॉक भी नहीं दिखा सकते हो, बिकॉज फिजिकली ये गुड्स आपको मिले कब है, 4 अप्रैल को। तो गुड्स का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, अब गुड्स का क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड हो सकता है, ये कैलकुलेटर अगर गुड्स है तो व्हाट इज द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ दिस गुड्स, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द कैलकुलेटर, ये गिर के टूट सकता है। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, बायर और सेलर। अगर सेलर रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज विद सेलर, अगर बायर रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज विद बायर। किसी भी गुड्स को हम लोग हमारे बुक्स में रिकॉर्ड तभी करते हैं जब रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, यानी इस कैलकुलेटर के जो भी रिवॉर्ड्स है वो बायर एंजॉय करेगा, इस कैलकुलेटर के जो भी रिस्क है वो बायर के ऊपर ही आएंगे। ये एग्रीमेंट जब पक्का हो जाता है तब उसको सेल बोला जाता है। आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा, ओके। लॉ के अनुसार सेल कब माना जाएगा, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर के नाम पे ट्रांसफर होगा तब। तो सवाल यह आता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर के नाम पे जनरली ट्रांसफर कब होता है, जब डिलीवरी दी जाती है तब। आपने मान लो अमेजोन पे मोबाइल फोन बुक कर लिया, आईफोन, ओके, और आप लोगों ने वो आईफोन खरीदा, डिलीवरी मिल गई आपको, और आईफोन ओपन करके देखा तो उसमें स्क्रीन ही नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग, रिटर्न कर देंगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। बट मान लो आप महीना भर उसको यूज करते हो, डिलीवरी एक्सेप्ट कर दिया आपने, कोई रिटर्न बिटर्न नहीं किया विद इन अ पीरियड, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया ना। उसके बाद महीने के बाद वो स्क्रीन गायब हो जाता है और रिटर्न करना चाहते हो तो वो खरीदेंगे क्या, वापस लेंगे क्या उनके आपके पास से, नहीं ना। तो बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड, या फिर मान लो आप किसी शॉप से मोबाइल फोन खरीदते हो, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब होगा, जब वो बिल करेगा, आपको पैक करके मोबाइल फोन आपके हाथ में दे देगा, खत्म। उसके बाद मान लो उसी दुकान में आपकी मोबाइल फोन गिर जाती है, वो बक्सा गिर जाता है आपके हाथ में से, और आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ये तो मैं देख रहा था, नहीं ना चलेगा। बट मान लो जब वो मोबाइल फोन दिखा रहा था उस एम्प्लॉय के हाथ से ही मोबाइल फोन गिर जाता है, तो रिस्क उसके पास है। मान लो देखते समय आपके हाथ में से गिर जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सीडेंट, फिर भी चलो अगर दुकानदार अच्छा है तो छोड़ भी देगा, सही बोल रहा हूं ना मैं। तो बेसिकली देखना यह है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तब ट्रांसफर होता है जब गुड्स की डिलीवरी दी जाती है, मतलब जब गुड्स आपके प्रीमाइसेस पे डिलीवर किए जाते हैं, सेलर की रिस्क खत्म। आर यू गेटिंग इट।
अब दो प्रकार के बिजनेसेस होते हैं, एक बिजनेस में डिलीवरी उसी काउंटर पे दी जाती है और एक बिजनेस में डिलीवरी घर या फिर आपके दुकान पे जाके दी जाती है। डिलीवरी अगर काउंटर पे ही दी, यहां से लेके जाना तुम्हारा हेडेक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड काउंटर पे ही खत्म हुआ। आर यू गेटिंग इट? तब वो सेलर सेल की एंट्री मार सकता है, बायर परचेस की एंट्री मार सकता है। अब हुआ क्या है, गुड्स हमारे गोडाउन में आए हैं 4 अप्रैल को, लेकिन हम परचेस की एंट्री मार के बैठे हैं। तो जस्ट बिकॉज यू रिकॉर्डेड इट एज अ परचेस डजंट मीन कि ये गुड्स आपके हुए। ये गुड्स आपके हुए कब? टेक्निकली 4 अप्रैल को। तो बेसिकली ये हमारे स्टॉक में नहीं होना चाहिए, ये गुड्स हमारे स्टॉक में नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें ये 2,50,000 से क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन। तो ये 1,000 रुपए कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस? ऑफ कोर्स परचेस से मतलब कॉस्ट होगी, ठीक है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट का मामला हमें किस चीज में लगता है? सेल के केस में लगता है, सेल्स रिटर्न के केस में लगता है। इज इट राइट? एंड सेल्स रिटर्न की अमाउंट मोस्टली प्रॉफिट के साथ होती है। तो कॉस्ट का परसेंटेज लेके क्या करूं मैं? तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा। 100 रुपए का मेरा कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना है? 33.33। तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 133.33। तो मेरा प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना है? 33.33 ऑन 133.33। जो भी नंबर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए। 33.33 डिवाइड बाय 133.33, 25% ऑन सेल्स। तो हमेशा एक आदत लगानी है, जब कभी भी ऐसा डेटा देता है आपको, इमीडिएटली कन्वर्ट करके यहां पे लिखना है 25% ऑन सेल्स। सही है? चलो, ascertain the value of physical stock on 31st March 2020. चलो, let's solve this example. Write down. Statement showing क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। Statement showing valuation of inventory as on 31st March 2020। क्या हुआ? 13 है क्या? ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। 10 कल सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 13, statement showing valuation of inventory on 31st March 2020। particulars rupees rupees। शुरू करें दोस्तों। पॉइंट नंबर ए, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 9th अप्रैल 2020।
हाउ मच इट इज 2,50,000. Point number B. अब पहला आइटम कौन सा है? ये तो इंफॉर्मेशन दी है कि परचेस का अकाउंटिंग कब होता है, सेल का अकाउंटिंग कब होता है. इज इट राइट? सेल्स रिटर्न का अकाउंटिंग कब होता है. यहां से एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हुआ. इट वाज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st March 20 to 9th April 20 as per the sales day book is rupees 17,200. बेसिक सा सवाल हमेशा पूछना है. हम 2.5 लाख से शुरू कर चुके हैं, तो 2.5 लाख में ये जो गुड्स बेचे हैं हमने इस 9 दिन में, वो है क्या? अब बेचे मतलब ये गुड्स हमारा गोडाउन छोड़ के 9 अप्रैल के पहले ही निकल चुके हैं, तो ये हमारे गोडाउन में नहीं थे, मतलब इस 2.5 लाख में नहीं है. बट हमें कौन सा स्टॉक निकालना है? पिछला वाला स्टॉक निकालना है, यानी 9 दिन पहले का स्टॉक निकालना है. तो 9 दिन पहले ये गुड्स थे क्या? ऑब्वियसली यस. तो ये हमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे. तो पॉइंट नंबर बी, ऐड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसमें सेल वैल्यू पहले लिखेंगे इनर कॉलम में 17,200 लेस प्रॉफिट ऑन सेल 4,300. प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे? 25% ऑन सेल्स. तो ये सेलिंग प्राइस में से जब आप प्रॉफिट निकाल देते हो तो बचे हुए अमाउंट को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे. यानी उन गुड्स का कॉस्ट 12,900 रुपए था जो हमने ऐड कर दिया, जो 31 मार्च की तारीख को हमारे पास होना चाहिए था. आई होप आप लोगों को ऐड करने का लॉजिक समझ में आया. आगे बढ़ू, आगे बढ़ता. परचेसेस बिटवीन 31st March 20 to 9th April 20 as per purchase day book are rupees 1200. बट इसमें भी ट्विस्ट दिया है. बाय द वे 1200 रुपए की अगर मैं बात करूं तो 1200 रुपए कॉस्ट है. पहली चीज 1200 रुपए कॉस्ट है. दूसरा सवाल, क्या 2.5 लाख रुपए में 1200 रुपए के गुड्स है? ये परचेस कौन से पीरियड का है? 31 मार्च 2020 के बाद का है, बट 9 अप्रैल के पहले का है. मतलब ये 9 अप्रैल के दिन हमारे गोडाउन में आ चुके हैं गुड्स 1200 रुपए के. बाय द वे 1200 के नहीं आए हैं, बट फिलहाल परचेस है, मतलब ऐसा मान लो कि 1200 रुपए के गुड्स आ गए हैं. तो ये हमारे 31 मार्च के स्टॉक में होने चाहिए क्या? आंसर इज नो, बिकॉज ये खरीदे 31 मार्च के बाद है, मतलब हमारे 31 के स्टॉक में तो ये नहीं होने चाहिए. 9 अप्रैल के स्टॉक में है क्या? यस. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा. बट दोस्तों 1200 रुपए की बात इन्होंने यहां पे की है और आगे बोला है आउट ऑफ दीज गुड्स, आउट ऑफ दीज गुड्स, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹500 were not received until after the stock was taken. यानी 500 रुपए के गुड्स की डिलीवरी आपके पास हुई ही नहीं है. 1200 के भले ही आपने खरीदे हैं गुड्स, बट उसमें से 700 रुपए के गुड्स ही डिलीवर हुए हैं 9 तारीख के पहले. तो टेक्निकली कितने रुपए के गुड्स हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड है? 700 रुपए के. तो हमें निकालने कितने हैं? 700 रुपए के. इज इट राइट? तो पॉइंट नंबर सी.
लेस purchases actually received during the year. Less purchases actually received during the year. Sorry, during the year, nahi, during the period from 1/4/20 to 9th April 2020. Please show the calculation like this. 1200 minus 500, 700. Do you get this, my friends? आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मैंने 700 रुपए ही क्यों माइनस की. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, गुड्स invoiced during the month of March, but goods received only on 4th April 2020 amounted to rupees 1000. So these are the purchases made in the month of March but delivered on 4th April 2020. ये 4 अप्रैल 2020 को हमारे गोडाउन में एंटर कर चुके हैं. मतलब पहला सवाल कि 2.5 लाख के गुड्स में ये है क्या? यस. दूसरा सवाल 31 मार्च के स्टॉक में ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड 4 अप्रैल को आया तो 4 अप्रैल को इसको परचेस बुक करना चाहिए. ठीक है ना, तो हम ये इन्वेंट्री में से निकाल देंगे. तो लिखेंगे पॉइंट नंबर डी, परचेसेस रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ मार्च, लेस करेंगे purchases recorded in the month of March but delivered on 4th April. Included in stock. Included in stock on 9th April. ₹1000. ठीक है, पॉइंट नंबर ई, स्टॉक ऑन 31st March 2020. जो माइनस करने नंबर वो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग. $2,61,200. ओके, चलो जी आगे बढ़ू. कम टू क्वेश्चन नंबर 15.
दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एक बार रीड करना है और कौन सा आइटम ऐड होगा कौन सा आइटम लेस होगा वो उसके बारे में 2 मिनट के लिए सोचो। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020 एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। आई रिपीट, क्वेश्चन पे फोकस करो, फिर आइडिया क्लियर हो जाएगी। मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, एक बार ये लास्ट वाले लाइंस जो पूछे होते हैं वो पढ़ लिया करो। वो पढ़ने से हमारी थिंकिंग की डायरेक्शन सेट हो जाती है। तो हमें क्या पूछा है देखो, 31 मार्च 2020 का स्टॉक निकालने के लिए बोला है, और दूसरी चीज जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया जाएगा उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह करना है क्या, वो पूछा है। ओके, तो शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन पढ़ना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 lakhs। मतलब ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकाल दिया है हमने, already we have calculated a net profit figure, but still they are asking you to adjust this net profit. Means there might be some errors while calculating these numbers which we have to rectify. Is it right? So adjusted P&L account we will open. Adjusted P&L account we will open, and in that P&L account we will brought down this 6 lakh rupees as a net profit, and whatever rectifications are required to be done we will do it. Is it right?
After considering the closing stock of 3,75,000, this profit is calculated by considering a closing stock of rupees 3,75,000. Means, my friends, the closing stock on 31st March 2020 is already calculated 3,75,000. Still they are asking you to calculate the value of stock. Means there may be some error which we may have done while calculating this 3,75,000 closing stock. Am I right or not? दोनों नंबर अवेलेबल है और दोनों के दोनों आपको रिवाइज कैलकुलेशन करने के लिए बोले जा रहे हैं. मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हुई है ना, तो वो गलतियों के बारे में सोचना है. आर यू गेटिंग इट? तो 3,75,000 इनका एग्जिस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक है और 6 लाख इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है. Subsequently, following information was obtained from the scrutiny of the books. मीन्स हमने बुक्स ऑफ अकाउंट जब चेक किए तो हमें ये पता चला है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता चली है. देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है. नंबर 1, परचेसेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड ₹15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप. तो दोस्तों 15,000 रुपए का अमाउंट हमारे परचेसेस में इंक्लूडेड है. जो किस चीज के लिए खर्च किया हमने? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स खरीदने के लिए. तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इज व्हाट? योर एसेट. आपकी एसेट है वो. इलेक्ट्रिक फिटिंग मतलब ये पंखे, स्विच, वायरिंग, ये गुड्स हम खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे. ये गुड्स हम लोग यूज करने के लिए खरीद रहे. तो यू शुड कंसिडर इट एज अ एसेट. बट व्हाट यू हैव डन, यू हैव कंसिडर्ड इट एज अ परचेसेस. तो इसका इंपैक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक पे होगा या प्रॉफिट पे होगा, ये दिमाग में पहले आपके क्लियर होना चाहिए. आई होप थिंकिंग डायरेक्शन आपको क्लियर हो चुकी है. आपको उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है. 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,75,000. और प्रॉफिट कितना है? 6 लाख. और पूछ रहे हैं कि फिर से वही निकालो. इसका मतलब गलतियों को सुधार के करेक्ट नंबर बताना है. तो ये गलती जो 15,000 की हुई है, ये आपको समझ में आई. अब मैं पूछ रहा हूं कि इसके कारण क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इंपैक्ट होगा क्या? होगा या नहीं होगा? क्लोजिंग स्टॉक आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा? जो मेरे पास बचे हुए गुड्स है वो, क्या इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपके गोडाउन में पड़े हुए हैं? वो तो फिट किए होंगे ना वॉल पे वगैरह वगैरह कहीं कहीं पे. अरे बोलो ना. तो क्या ये 15,000 हमारे स्टॉक में होंगे? बिल्कुल नहीं. बिकॉज वी हैव परचेस्ड इट एंड वी हैव यूज्ड इट. बट व्हाइल पासिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, you must record this as a fitting expenses account debit to cash or bank. But what you have done, you have recorded it as a purchase account debit to cash or bank. So what rectification entry you have to pass now? Fitting electric fittings account debit to purchases account. And if your purchases are going down, your profit will come up. Means this has effect on profit only. Are you getting it? इसका closing stock पे कोई impact नहीं होगा. क्लियर है क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, प्रॉफिट बदलेंगे. ओके. तो परचेसेस कम होंगे, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट. पेंसिल से आप चाहिए तो लिख के रख दो यहाँ पे, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट. समझ में आया? नंबर 2, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट ₹40,000 एज फ्री सैंपल्स for which no entry was made in the books. तो दोस्तों 40,000 रुपए के गुड्स हमने फ्री में बांट दिए हैं जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं किया. कर लो अकाउंटिंग. क्या एंट्री करोगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. परचेसेस कम हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा. एडवर्टीजमेंट लेटर ऑन P&L के डेबिट में ही भेजेंगे. तो इसका प्रॉफिट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है और इसका स्टॉक पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि 40,000 के गुड्स अगर आपने पहले ही बांट दिए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में ये गुड्स है ही नहीं. आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो इसका भी इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? सिर्फ प्रॉफिट पे. वैसे प्रॉफिट पे इंपैक्ट 0 है, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बट 0.
तो लेकिन दिखाना पड़ेगा हमें, तो परचेसेस कम करने पड़ेंगे एंड एडवर्टीजमेंट नाम का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। एंड पी एंड एल बन चुका है, मतलब अब हमें पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू ये एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? देखते हैं इसका क्या करना है। इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000, invoices for the goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27th March 2020, but the goods were not included in the stock. बोलो इसका क्या इफेक्ट होगा? 2,50,000 का परचेसेस हमने रिकॉर्ड किया है, बट गुड्स स्टॉक में नहीं है। इसका मतलब डिलीवरी कब मिली होगी? फ्यूचर में। तो क्या ये परचेस रिकॉर्ड करना सही है? स्टॉक में गुड्स नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? डिलीवरी फ्यूचर में मिल गई। लिख के रखो ना वहां पे। अरे वो दोस्तों लिख के रखो। Invoices for the goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on 27th March 2020, but goods were not included in the stock. तो दोस्तों इसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? स्टॉक पे भी होगा एज वेल एज प्रॉफिट पे भी होगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये हमें एड इन स्टॉक करना है, एज्यूमिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड। एज्यूमिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये हमें स्टॉक में बढ़ा के लेना है, लेकिन स्टॉक बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ओके, तो हमारा रिवाइज स्टॉक कितना हो जाएगा? 375 प्लस 2,50,000। इज इट क्लियर टू यू? इन मार्च 2020 goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in sales for April 2020। दोस्तों मार्च 2020 में 2 लाख रुपए के गुड्स हमने बेचे हैं एंड डिलीवर्ड भी किए हैं, बट हमने इसको सेल्स में कब लिया? अप्रैल 2020 में। क्या ये सही है? अगर मार्च में ही डिलीवरी दी है तो मार्च में ही उसको सेल रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो हम इसको बस सेल में रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा सवाल, क्या ये 2 लाख रुपए के गुड्स आपके स्टॉक में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये 31 के पहले ही बाहर निकल गए हैं। तो स्टॉक पे नो इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ओनली, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ओनली। सेल की एंट्री मार देंगे, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 were sent on sale or return in March 2020 at a profit margin of 33.33% on cost. Though approval was given in April 2020, these were taken as sales in the month of March 2020। दोस्तों जैसे ही हमने ये गुड्स कस्टमर के हाथ में दिए होते हैं, हम पहले सेल की एंट्री मार देते हैं, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे अप्रूवल अगर पेंडिंग है तो हमें सेल रिवर्स करके उसको स्टॉक विद कस्टमर दिखाना पड़ता है, और यही नहीं हुआ है। इसका अप्रूवल मिला कब है? अप्रैल महीने में। तो अप्रैल में जब जाओगे तभी आपको पता चलेगा ना कि ये सेल है करके। अगर हमें अप्रूवल ही अप्रैल महीने में मिला है तो हम इसको मार्च में सेल ट्रीट नहीं कर सकते। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? सेल रिवर्स करना पड़ेगा, जो हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट करेगा। एंड दूसरा काम हमें इसको स्टॉक विद कस्टमर करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका भी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट as well as on stock। स्टॉक विद कस्टमर बढ़ेगा ना, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखेगा। बोलो हाँ या ना। तो चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। Shall we start? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दोस्तों एक 7-8 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ और उसके बाद लिखो कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 2020। पर्टिकुलर्स रुपीज एक 5 लाइन की वर्किंग नोट। शुरू करें। आर यू गेटिंग दिस? फाइन। चलो अब एक एक करके आप लोग बताओगे, ठीक है। ऑलरेडी नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए का हमने कैलकुलेट करके रखा है। वो कौन से साइड पे ब्रॉट डाउन होगा, कोई बता सकता है? क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों क्या आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स याद है? ये कौन से कैटेगरी में चल रहा है अभी क्वेश्चन? रेक्टिफिकेशन डन आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। वेरी वेरी गुड। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया मतलब समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है ना, तो फाइनल अकाउंट बन चुके हैं। तो रेक्टिफिकेशन इज वी आर डूइंग द रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। इतना बस मार्जिन में लिख के रखना, एक हिंट काफी है आपको एंट्री समझने के लिए। मार्जिन में लिख के रखना कहीं पे। इन दिस क्वेश्चन यहां पे हैशटैग लगा दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, एंड ऊपर मार्जिन में लिख देना rectification is done after preparing profit and loss account, that is final account. Rectification is done after preparing profit and loss account, that is final account. ओके okay? चलो तो ये प्रॉफिट मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया, अब इसको सुधारेंगे। पहली गलती क्या हुई है? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स गलती से परचेसेस अकाउंट में गए हैं, तो टेक्निकली रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, बट परचेसेस को रिप्लेस करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। क्या सभी बच्चों को ये एंट्री समझ में आई है? बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हाउ मच? 15,000। सही है। नेक्स्ट, H gave away goods valued at ₹40,000 as free samples for which no entry is made in the books of accounts। ठीक है, कर लेते हैं एंट्री। क्या एंट्री बताई थी आपने? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट।
बट परचेसेस को रिप्लेस करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट्स, एंड लेटर ऑन एडवर्टीजमेंट का खर्चा कहाँ पे जाएगा वापस, पी एंड एल एडजस्टमेंट को ही। तो चलो दूसरी एंट्री बाद में करते हैं, पहले पहली एंट्री कर देते हैं, बाय एडवर्टीजमेंट। हाउ मच, 40,000। बट एडवर्टीजमेंट अकाउंट में जो अभी डेबिट बैलेंस आया वो कहां पे जाएगा, वो भी पी एंड एल एडजस्टमेंट को ही जाएगा, टू एडवर्टीजमेंट। इसीलिए मैंने क्या बोला, इस ट्रांजैक्शन का वैसे नेट इफेक्ट देखो ना, कुछ होता है क्या, नहीं, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कम होके नेट प्रॉफिट बढ़ जाता, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो आगे बढ़ू, नेक्स्ट। इसका स्टॉक पे कोई इंपैक्ट है क्या, वैसे भी ये गुड्स हमारे स्टॉक में अभी भी नहीं है और आने भी नहीं चाहिए, बराबर है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बांट दिया है 31 तारीख के पहले। इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 have been entered on 27th March 2020, मतलब purchase is already recorded, my friends, purchase is already recorded, but these goods are not included in your stock. Let's include it. Are you getting it? But I am assuming here what, risk and reward is transferred, मतलब आपके नाम पे वो गुड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बस वो डिलीवर नहीं हुए हैं, बट आपके नाम पे मतलब आपके गुड्स है, वो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में है। ओके, तो हम लोग यहां पे लिखते समय क्या लिखेंगे, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, not shown as stock earlier, 2,50,000 रुपए। दोस्तों इस वर्किंग नोट में आ जाओ, पॉइंट नंबर ए लिखेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक on 31st March 2020। already reported, how much it is, 3,75,000। इसमें अभी ये आइटम हम ऐड कर देंगे, ऐड स्टॉक इन ट्रांजिट, ब्रैकेट में लिखना assuming risk and reward of goods transferred before 31st March 2020। कितने रुपए के गुड्स है ये, 2.5 लाख रुपए के गुड्स, ये ऐड कर दिया, मतलब हमने स्टॉक बढ़ाया और स्टॉक बढ़ाने का इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट पे हो गया ना, 2,50,000 से प्रॉफिट भी बढ़ गया। आई बात समझ में, अरे बोलो, एनी डाउट इन दिस ट्रांजैक्शन? बट अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता तो मुझे परचेस कम करना पड़ता, एंड परचेस कम करने की एंट्री क्या होती, फिर परचेसेस क्रेडिट होते, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट हो जाता। आर यू गेटिंग इट? तो हमें एंट्री करनी पड़ती पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, या नहीं, परचेसेस ऑलरेडी कम होके कहां पे गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए हैं, मतलब हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी कम दिख रहा है, इज इट राइट? तो हमें प्रॉफिट कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एंट्री करनी पड़ती। समझ में आ रहा है क्या? तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ता,
तो दिखाता क्या मैं उसको, स्टॉक भी नहीं बोल सकता मैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी परचेस की एंट्री हमें रिवर्स करनी पड़ती, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। बट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, तो हम क्या मान रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने भी यही एजम्पशन किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड। सो हम ये परचेस भी अपना ही मानेंगे, परचेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, टेंशन नहीं है। बट ये गुड्स हमारे पास इन्वेंट्री में नहीं है, कहां पे है, ट्रक में है, आ रहे हैं, कौन से महीने में आए, अप्रैल महीने में आए, तो हम उसको बस स्टॉक इन ट्रांजिट के नाम से दिखाएंगे और हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ा के दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो दो इफेक्ट हो गए इसके, प्रॉफिट में बढ़ाया एंड स्टॉक में भी बढ़ा दिया। ओके फाइन, आगे बढ़ू क्या, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये हो गया ना 3 नंबर का। 4 नंबर का, इन मार्च 2020 गुड्स ऑफ ₹2 lakhs sold and delivered were taken in sales in the month of April, which is absolutely wrong। अप्रैल की एंट्री बाद में अप्रैल महीने में रिवर्स करो, हम मार्च महीने में इसको सेल दिखाना चाहेंगे क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड डिलीवरी के वक्त ही ट्रांसफर हो जाता है। तो बाय डेटर्स अकाउंट, बराबर है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स के बदले पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो बाय डेटर्स अकाउंट। हाउ मच, 2 लाख रुपए। इससे स्टॉक बढ़ेगा क्या, नहीं, इनफैक्ट ये गुड्स तो बेचे हैं, तो ये गुड्स हमारे गोडाउन में 31 मार्च को वैसे भी नहीं थे, तो हमारे स्टॉक में भी नहीं थे, इसलिए इसका कोई स्टॉक पे इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट पे इंपैक्ट है जो हमने रिकॉर्ड कर लिया। बोलो हाँ। नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न in March 2020 at a profit margin of 33.33% on cost. Though the approval is received in the month of April, these were taken as sales in the month of March. तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमें मार्च के महीने में क्या करना चाहिए था, सेल रिवर्स करना चाहिए था। ये मार्च में हम सेल कैसे दिखा सकते हैं, अगर अप्रूवल अप्रैल में आया है तो अप्रैल का सेल दिखना चाहिए। डू यू रिमेंबर दिस, मैंने एक चार्ट बना के दिया था, देखो मार्च के पहले गुड्स बेचते हो, अप्रूवल उसी महीने में आ जाता है, मार्च महीने में दिक्कत नहीं है, सेल रिकॉर्ड कर दो। इनफैक्ट हम लोग जिस दिन गुड्स की डिलीवरी देते हैं उसी दिन इसको सेल रिकॉर्ड करता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, उसने गुड्स वापस ही कर दिए तो सेल्स रिटर्न की एंट्री डाल दो। बट 31 मार्च के दिन अप्रूवल भी नहीं आया है और वो डेट भी खत्म नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो सेल की एंट्री हमने की है उसको पहले रिवर्स करना पड़ता है। तो लेट्स रिवर्स इट, सेल की एंट्री हुई है 75,000 से, बोलो 75,000 से सेल्स की एंट्री हुई है क्या, नो, ये कॉस्टिंग है, यानी ये कॉस्ट है, 75,000 प्लस 33.33% कितना आता है, 1 लाख, 1/3 ना, 25,000, 75,000 प्लस 33.33% करके देख लो ना, 1,25,000 आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करो ना कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो कितना होता है सेलिंग प्राइस, 1 लाख। 1 लाख रुपए का सेल हमें रिवर्स करना है, बोलो एंट्री क्या होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पहले हमने वही एंट्री मारी होगा ना, डेटर्स टू सेल, अब एंट्री रिवर्स करो ना, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो दोस्तों सेल टू डेटर्स, यानी डेटर्स तो ठीक है पर्सनल अकाउंट है, रहने दो वैसे ही, सेल डेबिट होगा, मतलब कौन सा डेबिट होगा सेल के बदले, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए। रिवर्सल ऑफ सेल, रिवर्सल ऑफ सेल, इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके, प्लीज शो योर कैलकुलेशन। 75,000 कॉस्ट है प्लस 33.33% प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग वैल्यू ना। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 हमने सेल रिवर्स कर दिया, लेकिन स्टेप नंबर 2 क्या है,
हमें स्टॉक विथ कस्टमर भी दिखाना पड़ेगा, तो बाय स्टॉक विथ कस्टमर 75,000 कॉस्ट पे दिखाते हैं हम लोग स्टॉक। तो हमारा स्टॉक 75,000 से बढ़ गया दोस्तों। तो पॉइंट नंबर सी, यहाँ पे ऐड करना है स्टॉक विथ कस्टमर। $75,000, इज इट राइट? चलो लेट्स रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते, चलो लेट्स कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम आसान है, बट थोड़ा सा मन लगा के पढ़ोगे तो आ जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आएगा तो इसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो रिवाइज प्रॉफिट कितना आया दोस्तों? To revise net profit 10,40,000. Is everyone getting it? चलो let's calculate revised stock also. Revised closing stock 31st March 2020. How much it is? 7 लाख। एंड जो कुछ भी इंक्रीज का इफेक्ट है, स्टॉक के इंक्रीज का इफेक्ट जो है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन नोट्स फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में दो जगह पे आपको दोबारा से प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको नोट लिख के देता हूँ। नोट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखना है। लिखो इन एडजस्टमेंट नंबर 03, इन एडजस्टमेंट नंबर 3, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, 3 नंबर के एडजस्टमेंट की। We have assumed that goods of rupees 2,50,000, in adjustment number 3 we have assumed that goods of rupees 3 lakh, sorry 2,50,000, goods of rupees 2,50,000 have received, but because of a mistake we have not included it in closing stock. But because of a mistake we have not included it in closing stock. Hence now we are including it.
in the stock. This can be alternative assumption. This can be alternative assumption to the assumption which we have made. This can be alternative assumption to the assumption which we have made. दोस्तों हम लोगों ने assumption क्या किया है? हम लोगों ने ऐसा माना है कि गुड्स हमें अप्रैल में ही मिले हैं, लेकिन गुड्स कहां पे है? ट्रांजिट में। आर यू गेटिंग इट? ये हमारा एजम्पशन है, मैंने वहां पे लिख के भी दिया था आपको, गुड्स इन ट्रांजिट मानो। ओके, तो हमने बाय गुड्स इन ट्रांजिट भी लिखा है जानबूझ के। नहीं तो कोई है कि ये भी एजम्पशन कर सकता है कि गुड्स हमें मिले भी है, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट क्लियर अबाउट दिस। गुड्स आपको मिले है कि नहीं मिले वो बताया नहीं है, क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि परचेस रिकॉर्डेड है। ओके, बात पकड़ में आई? तो ये भी एजम्पशन करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट उस केस में आप लोग क्या लिखोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, फिर सिंपली बाय स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं लिखोगे। ओके, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दे रहा हूं, फ्यूचर में आप लोग ये मुद्दा उठा सकते हो। नंबर 2, the sales shown in the month of April, sales shown in the month of April ब्रैकेट में लिखना है एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4। will be reversed in the month of April, will be reversed in the month of April, as now we have recorded it in the month of March, as now we have recorded it in the month of March। as now we have recorded it in the month of March। ओके, चलो अभी मुझे बता दो कौन से क्वेश्चन बाकी है? 16 इज पेंडिंग, अप टू 15 सारे क्वेश्चन खत्म हुए हैं क्या? फोर्टीन इज पेंडिंग एंड 8 1 is pending, 8th, okay, 8th and 14 is pending, 9 is also pending, okay, 8th 1 कल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी कल करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 8 9 एंड 14, 14 भी वैसा ही है। 16 is pending, right? हाँ, fine। 17 18 19 20 21, ओके, कोई गल नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। रीड दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट।
चलो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर राइट, होमवर्क कर रहे थे, सॉल्व किया, मुझे लगा खत्म करके बैठे हो, ऐसे ऐसे क्या शुरू किया, सॉल्व कर रहे थे, कर दिया, अरे वाह ग्रेट। चलो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, जिन नलायकों ने सॉल्व नहीं किया वो होमवर्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। शैल वी स्टार्ट? अरे हाँ बोलो, क्या लास्ट क्वेश्चन, कुछ बोले आप? कुछ तो बोले ना, मैं बोला क्या? मैंने कुछ बोला? हाँ बोले, अच्छा, ओके ओके। बट मुझे सुनाई दिया लास्ट क्वेश्चन, घड़ी लेके ही बैठे हो क्या? A trader prepared his accounts on 31st March every year. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th April 2018. So 15 अप्रैल 2018 तक स्टॉक टेकिंग उसको पॉसिबल ही नहीं हुआ. On which date the total cost of goods in his godown come to rupees 50,000. यानी 15 अप्रैल 2018 का स्टॉक कितने रुपए का है? 50,000 रुपए का है. फॉलोइंग फैक्ट्स वेर इस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च टू 15th अप्रैल. तो इन 15 दिनों में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं? सेल हुआ है, कैश सेल्स भी हुआ है, क्रेडिट सेल्स भी हुआ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. टोटल सेल्स कितने का हुआ है? 41,000. बट ये सेल वैल्यू है, मुझे एडजस्ट क्या करना है? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो इसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा. बट ये सेल ऐड करूं या लेस करूं, आप ही बता दो. एक लेस बोलता है, एक ऐड बोलता है, जरा सोच समझ के बोलो ना. पहला सवाल, 15 अप्रैल के स्टॉक में ये गुड्स है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 15 के पहले ही बेचे, इसका मतलब गए गोडाउन से. लेकिन अगला सवाल, 31 मार्च के स्टॉक में ये होने चाहिए थे क्या? ये सेल है 1 अप्रैल के बाद का, इसका मतलब 31 मार्च को ये होना चाहिए था हमारे पास. तो ये क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे. तो सर सेल ऐड हुआ है तो परचेस लेस होगा. क्या जबरदस्त दिमाग चलाते हैं. पर सेल्स रिटर्न का क्या करोगे? अब परचेस एंड सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे पास वापस ही आते हैं ना, तो ये क्या करना है? बराबर है क्या? बट इसमें भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न वो लेस करना है. या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग एडिशन ऑफ 41,000 एंड डिडक्शन ऑफ 1,000, कैन आई एडजस्ट 40,000 इन सेल्स ओनली? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, दैट विल ऑल्सो डू. समझ में आ रहा है क्या? अब धीरे धीरे आप इसमें टेक्निक्स ढूंढते जाओ. समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ता हूं. हाँ बट हमेशा टेक्निक वर्क नहीं होगी, ये बताओ अब. ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ दिस सेल वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000, ये सेल वैल्यू है 10,000 रुपए, सेल वैल्यू है, वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. 15 मार्च को 10,000 रुपयों के गुड्स भेजे गए हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स. तो दोस्तों 15 मार्च को अगर गुड्स भेजे गए हैं तो अप्रूवल कब तक एक्सपेक्टेड है? 15 अप्रैल तक. अरे बोलो, 4 वीक यानी 1 महीना ना. 4 वीक इज इक्वल टू 1 महीना. 1 महीने में यानी 15 अप्रैल के पहले अप्रूवल आना चाहिए. ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल. तो दोस्तों उसमें से 40% गुड्स 10 अप्रैल को ही वापस आ चुके हैं हमारे गोडाउन में. और हमने स्टॉक काउंटिंग कब किया था?
15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल के स्टॉक में ये 40% गुड्स है क्या, यानी इसमें दोबारा वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या 31 मार्च को ये स्टॉक दिखाना जरूरी है? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज 31 मार्च को हमें पहले सेल रिवर्स करना है और वो गुड्स का कॉस्ट हमें स्टॉक विद कस्टमर करके दिखाना है। बट 40% गुड्स ऑलरेडी आपके स्टॉक में है, तो हमें बस कितना परसेंट ऐड करके दिखाना पड़ेगा? 60% स्टॉक ऐड करके दिखाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ में आया? तो 60% ओनली ऐड करना है, क्योंकि उसका अप्रूवल कब आया? अप्रैल 16 को आया, लेकिन 31 मार्च को वो स्टॉक विद कस्टमर ही दिखाना पड़ेगा ना। एक्चुअली पूरे गुड स्टॉक विद कस्टमर दिखने चाहिए 100% के 100%, बट 40% ऑलरेडी इन देयर, बिकॉज वो रिटर्न आया ना 15 अप्रैल के पहले। तो 15 अप्रैल का काउंटिंग जब किया तो वो गुड्स ऑलरेडी पकड़े हुए हैं मैंने 40% गुड्स। तो बच्ची बात 60% गुड्स की हम लोग यहाँ पे कैरी आउट करेंगे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो ये गुड्स वापस भी नहीं आए होते तो 15 अप्रैल के पहले, तो पूरे 100% में ऐड करता 31 मार्च के स्टॉक में एज अ स्टॉक विद कस्टमर। लेकिन ऐड करते समय कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड करना, ये मत भूलना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आई रिपीट, 10,000 के गुड्स 15 मार्च को ही बेचे हैं, सेल की एंट्री हम कर चुके हैं, प्रॉफिट से हमें अब कोई लेना देना नहीं, हमें स्टॉक से लेना देना है। तो सवाल यह है कि 15 मार्च के गुड्स 15 अप्रैल हो चुका है, अभी तक अप्रूवल नहीं आया, तो 31 मार्च का स्टैंड क्या है? 31 मार्च के दिन ये स्टॉक विद कस्टमर करके हमारे क्लोजिंग स्टॉक में दिखने चाहिए इन गुड्स का कॉस्ट। इसका मतलब हमारे स्टॉक में ये ऐड होना चाहिए 31 मार्च के। बोलो हाँ या ना? 15 अप्रैल को जब आपने काउंटिंग किया तो ये गुड्स आपके गोडाउन में थे क्या? आंसर इज 40% थे, 60% नहीं थे। तो 40% ऑलरेडी है, तो वो फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। बची बात 60% की, वो ऐड करूं क्या? करना पड़ेगा स्टॉक विद कस्टमर करके। आर यू गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ता हूं, और उसका कॉस्ट ऐड करना है हमें। द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। दोस्तों ट्रेडर को गुड्स मिले हैं बेचने के लिए, कंसाइनमेंट बेसिस पे बेचने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी मैं एजेंट हूं इस बार, मुझे किसी ने गुड्स भेजे हैं, तो ये गुड्स किसके हैं? मेरे नहीं है, उस बंदे के हैं जिसने मुझे भेजे हैं। द ट्रेडर रिसीव्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods had been sold before 31st March. Another 50% by 15th April. These sales are not included in the above sales. Obviously ये सेल मेरा है ही नहीं, मैं तो कमीशन पे काम करने वाला बंदा हूं। इस बार कंसाइनी हो आप लोग, समझ में आ रहा है क्या? कंसाइनमेंट पे आपको गुड्स मिले हैं और आप वो बेचने वाले हो, बस मेरा गोडाउन का उपयोग किया जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? और बेचने के लिए मुझे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। 8,000 कॉस्ट के गुड्स मिले थे मुझे, जिसमें से 20% तो मैं मार्च में ही बेच चुका हूं, तो ये तो मेरे इन्वेंट्री में होंगे ही नहीं। बोलो हाँ या ना? और बचे हुए 50% मैं कब तक बेच चुका हूं? 15 अप्रैल तक। बचे हुए नहीं, नेक्स्ट 50% मैं 15 अप्रैल तक बेच चुका हूं। तो क्या ये 31 मार्च के दिन स्टॉक में होने चाहिए थे? यस, बट 15 अप्रैल के स्टॉक में है क्या ये 50% भी? नहीं है। तो 50% गुड्स की कॉस्ट यानी 4,000 रुपए मुझे ऐड करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अभी के स्टॉक में नहीं है ना, वो 15 अप्रैल के स्टॉक में नहीं है, तो मुझे ऐड करके लेने। 31 के स्टॉक में थे। और सर बचे हुए 2,000 के गुड्स, बराबर बोल रहा हूं ना मैं? नहीं 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 नहीं, 8,000 में से 70% का हिसाब लग गया, तो बचे 30%। ये गुड्स कहां पे है? ये अभी भी हमारे स्टॉक में है, 15 अप्रैल के दिन भी हमारे स्टॉक में है, मतलब ऊपर वाले फिगर में ये इंक्लूडेड है। 31 के दिन भी ये स्टॉक में थे, यस। तो इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी सिंपली मुझे 4,000 रुपए क्या करने हैं? 4,000 रुपए मुझे क्या करने हैं? ऐड करने हैं, एंड 30% का कुछ नहीं करना है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? बेसिकली इज दिस योर स्टॉक?
और दिस इज अ स्टॉक ऑफ ए कंसाइनी, स्टॉक ऑफ ए कंसाइनर। किसका स्टॉक है ये? कंसाइनर का स्टॉक है, हमारा स्टॉक है ही नहीं। इनफैक्ट जो हमारे स्टॉक में है वो हमें निकालना है। तो हमारे स्टॉक में कितने परसेंट गुड्स है? 30% गुड्स बचे हुए हैं। तो 8,000 का 30% है 2,400 स्ट्रेट अवे लेस कर रहे हैं, बिकॉज वो मेरे गुड्स है ही नहीं, बट मेरे गोडाउन में है, इसलिए वो इंक्लूड हो गए 15 अप्रैल के काउंटिंग में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो लेस 2,400 फ्रॉम स्टॉक। ठीक है दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आरटीपी मे 2019। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन टुमारो। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम ये क्वेश्चन बस लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कैसा करना है वो मुझे बताना पड़ेगा, और अगर कुछ डाउट्स है तो हम कल इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क करके आना है। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है, क्योंकि आरटीपी का क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में।